हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सफलता क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। क्लास इज लाइव, सो फटाफट सभी लोग आ जाओ भाई, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आज के सेगमेंट में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। भाई, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। लगभग 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं भाई, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सीखते हैं। सिंपल सी चीज, सबसे पहले ये जानेंगे हीट क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है हीट के यूनिट को लेकर। दूसरा, टेम्परेचर को जानेंगे, टेम्परेचर क्या होता है, और हीट और टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस जानेंगे, क्योंकि यहाँ से डिफरेंस का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। इसके बाद टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग टाइप के स्केल समझेंगे। 3 स्केल बहुत फेमस है जो आपको जरूर पढ़ने हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, र्यूमर, ये जरूर तैयार करना है। इसके बाद आगे बढ़े, इन स्केल्स के बीच क्या रिलेशन बनता है और कैसे कन्वर्जन होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। देन देन हम बात करें, अगर वहां पर आगे बढ़े तो आपसे पूछा जाता है कन्वर्जन। हीट को अगर आपको लेना है तो हीट का फ्लो कितने तरह से होता है, क्यों होता है, और हीट फ्लो के 3 मेथड कौन कौन से हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये तीनों मेथड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट, इतनी चीजें अगर आप पढ़ लेते हो तो 1 से 2 क्वेश्चन तो यहीं पे कंफर्म हो जाते हैं। अब बचा एक क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन कहाँ से आता है, वो आता है थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, हीट इंजन, और उसके बाद थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकॉरिक। बस इतना आपको पढ़ना है, बाकी ज्यादा हाई लेवल नहीं जाना है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आ रहे हैं, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो बस हीट को हम लोग इतना सा पढ़ लें और अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आपका पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए करते हैं स्टार्ट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1, जिसमें आज हम सीखेंगे हीट और टेम्परेचर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हीट यानी कि ऊष्मा क्या होती है। तो आपसे कोई छोटू सा क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द हीट। गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। आपसे हमने छोटू क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द हीट, ऊष्मा क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा। आप कहोगे सर हीट एक प्रकार की ऊर्जा है, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। ठीक है, हम जो बता रहे हैं प्रॉपर साइंटिफिक सुन लो, आज के बाद कंफ्यूज नहीं रहोगे हीट और थर्मोडायनेमिक्स को लेकर। ठीक है, सुनो। मान लो आपके पास एक कप है और उसमें आप चाय लेकर आए हो। आपको कॉफी पसंद है तो आप कॉफी भी ले सकते हैं। ओके, ये जो चाय या कॉफी गर्मा गर्म आप बना कर लाए हैं, इसके पास हाई एनर्जी है। क्या है भाई, हाई एनर्जी, उच्च स्तर की ऊर्जा। ओके, अच्छा, अब इसको आपने लाकर रखा है सराउंडिंग में। सराउंडिंग जो आपके आसपास की हवा है वो सब लो एनर्जी है। किसके कंपैरिजन में, कप में रखी चाय के कंपैरिजन में लो एनर्जी। ठीक है, अब ये हाई एनर्जी है, ये लो एनर्जी। अब जरा ध्यान से देखना कि हाई एनर्जी को जैसे ही लो मिल गई तो वो क्या करेगी, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने लगेगी। किसको, लो एनर्जी को। यही तो होता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में एनर्जी तुरंत ट्रांसफर होने लगती है। बस यही मेथड क्या कहलाता है, हीट कहलाता है, ऊष्मा कहलाता है। तो ऊष्मा क्या है, वन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो जिस रूप में होता है उस रूप को ऊष्मा कहा जाता है। समझे भाई, ये है रियल साइंटिफिक डेफिनेशन।
तो ऊष्मा ऊर्जा का ही एक मेथड है, इसीलिए इसके साथ हम हीट को एनर्जी के ही साथ सारे यूनिट वगैरह यूज कर लिए जाते हैं। तो हीट इज जस्ट अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। बस इतना सा आपको समझना है। ओके ओके भाई, समझ गए। अब आते हैं इसके यूनिट वगैरह पे। इसके यूनिट की बात करें तो जो हमने बताया एनर्जी का ही फॉर्म है, इसलिए इसके यूनिट भी एनर्जी के ही होंगे। एक तो आपका जूल चलता है और दूसरा चलता है कैलोरी। और कैलोरी आपका इसमें क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है, जो आपके डेली लाइफ में आपको देखने को मिलता है। प्रैक्टिकल यूनिट है भाई कैलोरी। ओके, चलो भाई ये समझ गए। अब आता है छोटा सा पार्ट। कहते हैं सर यहां पर आपको ये बताना है कि जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन होता है। तो एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं और एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो भाई एक कैलोरी में होते हैं 4.18 जूल। कुछ किताबों में आपको मिल जाएगा 4.2 जूल भी। तो दोनों सही है, ठीक है, गलत मत कहना, दोनों सही है। एग्जैक्ट वैल्यू 4.18 है और कहीं कहीं पर इसको 4.2 कंसीडर कर लिया जाता है। ओके भाई, अच्छा आगे बढ़े। आगे बढ़े, अब जूल में कैलोरी लगेन पूछ दिया, तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाता है 0.24 का देना। ठीक है, तो ध्यान रखना पेपर में पूछ क्या रहा है, जूल से कैलोरी कि कैलोरी से जूल। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का वजन याद रखिएगा। पता चला पूछा है जूल से कैलोरी, लगाया है 4.2, ऐसा मत कर देना पेपर में। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि ये 1 कैलोरी ऊष्मा होती कितनी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट कितना होता है, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। अगर आपके पास 1 ग्राम पानी है, तो 1 ग्राम पानी को जब हम ऊष्मा देकर गर्म करते हैं, तो उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, वही अमाउंट ऑफ हीट 1 कैलोरी कहलाती है। आपके पास 1 ग्राम पानी है, गर्म करिए, और जैसे ही उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तुरंत रुक जाइए, फिर देखिए आपने कितनी उष्मा का प्रयोग किया है। जितनी उष्मा आपने प्रयोग करी है वही मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है। सिंपल से इसकी डेफिनेशन है। तो 1 कैलोरी कभी भी पूछा जाए तो 1 ग्राम पानी लो, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ, बस अमाउंट ऑफ हीट 1 कैलोरी। ओके, ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई हीट की बात। तो हीट सबको समझ में आ गई, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जल्दी से बताओ। हीट यानी कि ऊष्मा, आपको क्लियर, ये मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में ट्रांसफर करता है। दूसरा, इसका यूनिट जूल और कैलोरी होता है। 1 कैलोरी में 4.1 जूल होते हैं और 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं भाई, वो होते हैं 0.24। 1 कैलोरी की डेफिनेशन, 1 कैलोरी का डेफिनेशन होता है भैया, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊष्मा चाहिए वही अमाउंट ऑफ हीट आपका 1 कैलोरी होता है। बस ये डेफिनेशन है। ओके, चल आगे बढ़े। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। व्हाट इज द तापमान, आपके अकॉर्डिंग तापमान क्या होता है भाई, जल्दी से बताइए। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द तापमान, बताओ भाई। हाँ भाई बताइए, तापमान क्या होता है। आज आपको बिल्कुल साइंटिफिक डेफिनेशन बता रहे हैं और बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे कि आप हमेशा बिल्कुल करेक्ट आंसर दे पाओ। आपसे कोई भी पूछे टेम्परेचर क्या है, तुरंत बता पाओगे अच्छे से।
इससे अच्छी डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, ये डेफिनेशन पढ़ी है आप लोगों ने पहले कभी? ये है तापमान की प्रॉपर डेफिनेशन। बस आपको हॉटनेस, कोल्डनेस, वीकनेस, स्ट्रेंथ कुछ नहीं पढ़ना, ये पढ़ो बस। किसी भी पदार्थ के कणों की औसत गतिज ऊर्जा ही उसका तापमान होती है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। ये है टेम्परेचर। कैसे, आइए समझते हैं। मेरे पास ये पानी में बॉटल, सॉरी पानी में बॉटल कह रहे हैं, बॉटल में पानी है, ठीक है, बॉटल में पानी है, चुपचाप रखा हुआ है। अभी इस पानी में देखो जरा, देखो आप लोगों का सही है, हम ये नहीं कह रहे आपकी गलत है, हॉटनेस, कोल्डनेस ये सब, लेकिन आप लोग हीट और टेम्परेचर में कंफ्यूज हो जाते हो फिर। इसलिए एक परफेक्ट डिफरेंस आपको आज मैंने दे दिया। हीट का मतलब मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर, और टेम्परेचर का मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। देखो पानी है, सबको दिख रहा है, ये पानी अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे है। क्यों? क्योंकि इस पानी के पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो नॉर्मल है, ठीक है, इसीलिए इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल है। अब मैं इस पानी को अगर गर्म करूंगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। पानी को जब हम गर्म करेंगे तो हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी पानी के पार्टिकल्स को मिलेगी। तो पानी के पार्टिकल्स आपको पता लगातार मोशन करते हैं, हर पदार्थ के करते हैं, तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने से क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर ये फास्ट मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है। यही पानी में फ्रिज में रख दूं तो क्या होगा, पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी स्लो होने लगेगी, जिससे कि पार्टिकल का मोशन भी स्लो होगा, और काइनेटिक एनर्जी डाउन तो टेम्परेचर भी डाउन और पानी ठंडा होने लगेगा। दुनिया में जितनी भी चीजें अपना टेम्परेचर राइज करती हैं तो समझ जाओ उसके पार्टिकल्स की स्पीड बहुत ज्यादा है। इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत है, और अगर स्लो है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम है। ये है टेम्परेचर। बोलो भाई, टेम्परेचर अब समझ में आया? आपको फीवर आता है, आपके बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं उसका मोशन बढ़ जाता है, इसीलिए आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। फीवर कंट्रोल हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी नॉर्मल हो जाती है। तो बस ये है टेम्परेचर, यानी कि तापमान। बोलो भाई, चढ़ गया सबको? ओके, चलिए भाई, हीट वर्सेस टेम्परेचर ही बताया है भाई। हीट का मतलब मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर। टेम्परेचर मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। ये, अब आ जाओ टेम्परेचर को मेजर करते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भैया तीन स्केल बहुत फेमस हैं, एक इसमें और जोड़ लो, र्यूमर स्केल। ठीक है, अच्छा इन तीनों स्केल को ध्यान से समझते हैं। रीडिंग पूछी जाती है, ध्यान से याद कर लेना सारी। पहला है सेल्सियस स्केल,
जिसे हम लोग सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। सेल्सियस सर ने बनाया था, साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है, डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में चलता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट उन्होंने कितना माना था, 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट कितना माना था, 100 डिग्री सेल्सियस, और उसको कितने बराबर भागों में डिवाइड किया था, 100। ओके भाई, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। ओके, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। अच्छा, सेकंड आते हैं फॉरेनहाइट स्केल। फॉरेनहाइट स्केल डिग्री फॉरेनहाइट के फॉर्म में चलता है। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या माने गए थे भाई, 32 डिग्री फॉरेनहाइट, ये माना गया था 212 डिग्री फॉरेनहाइट। कितने बराबर भागों में इसको डिवाइड किया है हमने, इसको उन्होंने किया था 180 इक्वल पार्ट में, 180 बराबर भागों में बांटा था। तीसरा केल्विन स्केल, इसके साथ डिग्री नहीं लगता, सिर्फ केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इनका था 273 और बॉइलिंग पॉइंट था 373। इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके बाद आते हैं र्यूमर। तो डिग्री आर लिखा जाता है र्यूमर स्केल को, डिग्री र्यूमर। अब आते हैं इसके साथ फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इन्होंने कितना माना था, 0 डिग्री र्यूमर, और बॉइलिंग पॉइंट था इनका 80 डिग्री र्यूमर। कितने बराबर भागों में बांट दिया, 80 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है भाई, ये बन गए आपके डिफरेंट टाइप के 4 स्केल। ओके, चलो भैया। ओके, ये 4 आपके स्केल यहाँ से बन के आ गए। ओके, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इन चारों स्केल के बीच रिलेशन देखते हैं क्या बनता है। भाई बाकी नोट्स हमने दे दिए हैं, रिलेशन आपको बता देते हैं कैसे बनना है। रटना नहीं है, जिनको याद है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं याद है वो सीख लो। तरीका क्या है, जो स्केल है स्केल का नेम लिखेंगे यहाँ पर, माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट, अपॉन नीचे लिख देंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बस। और फिर सबको इक्वल कर देंगे। जैसे सबसे पहले डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, फिर फॉरेनहाइट 32 अपॉन 212 माइनस 32, फिर केल्विन 273 373 माइनस 273, फिर र्यूमर माइनस 0 80 माइनस 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो डिग्री सेल्सियस बाई 100, डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32 बाई 180, केल्विन माइनस 273 बाई 100, और डिग्री र्यूमर बाई 80। ये चारों ही स्केल के बीच रिलेशन आपको मिल चुका है। ठीक है भाई, चारों स्केल के बीच रिलेशन आपके पास आ चुका है। अब इनमें से कोई भी 2 स्केल उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दीजिए। आइए सबसे पहले उठाते हैं डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट को। सबसे पहला डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट रिलेशन देखते हैं। भाई क्या बना था, डिग्री सेल्सियस बाई 100 इक्वल्स टू डिग्री फॉरेनहाइट माइनस 32 बाई 180। अब यहां से अगर आपको डिग्री सेल्सियस निकालना है और फॉरेनहाइट दिया जाए तो क्या करोगे, बस ये फॉर्मूला बना लोगे।
इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट पता है, डिग्री सेल्सियस निकाल लेंगे। अगर मान लो डिग्री सेल्सियस पता हो, डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना हो, तो क्या करेंगे? तो भाई 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कर देंगे। ये लो, दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ से मिल गए। ओके, अब एक बहुत फेमस क्वेश्चन जो यहाँ से आता है, -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो और आंसर बताओ कितना। -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए और आंसर बताइए कितना। ये फॉर्मूला कैसे आया? अरे मेरे प्यारे भैया, इसको सॉल्व किया है मैथ। ये अगर आपको डिग्री सेल्सियस निकालना है तो उसको अकेला करिए, 100 उधर जाएगा तो 100 और 180 को छोटा कर लो, 5/8 F-32। अगर फ़ारेनहाइट निकालना है तो 180 उधर भेज दो, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा -40। सर ये तो सेम आ रहा है। हाँ भैया, बिल्कुल सेम आता है। यही तो क्वेश्चन पेपर में आ रहा है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसको चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो चाहे फ़ारेनहाइट में लिखो बराबर आता है। वो है -40 डिग्री। -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में सेम वैल्यू देता है। ओके, यही तो आपको सीखना था, इसीलिए हमने क्वेश्चन आपको कराया। जिनको नहीं समझ में आया वो देख लो भाई। डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना था, 9/5 -40 + 32। अब मैथ है, फिजिक्स नहीं। ये 8, ये 72 और ये 32। आंसर -40 आ गया। ओके, तो अब आपसे अगर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो कर लोगे? जल्दी से बताओ भाई। आपसे कन्वर्जन कहा जाए डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, सारे कर लेंगे? कोई ऐसा जो अभी भी नहीं कर पाएगा, बता दो भाई। कर लेंगे तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। अभी पेन कॉपी मत उठाना, अब सुनो। क्वेश्चन बड़ा प्यारा दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब सुनो, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन, मान लो एग्जाम में आपके आता है ये क्वेश्चन। आपका एग्जाम चल रहा है, लास्ट के मात्र आपके पास 5 सेकंड बचे हैं। 5 सेकंड में ये क्वेश्चन अचानक से आपको दिख जाता है। अब आप इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते, इतना समय नहीं है। टिक करना है, टिक करना है। तो कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? ध्यान से सुनना, और मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, बताओ तुरंत बिना सॉल्व किए आपको चूज करना है। बिना सॉल्व किए चूज कर लेना है फटाफट। बिना सॉल्व किए चूज करो भाई, सॉल्व मत करना। आदर्श बहुत बढ़िया, अनुपम। हाँ भाई, कह रहे हैं सिर्फ आपको एक ऑप्शन चूज करना है। 5 सेकंड है, एग्जाम में हो, क्या करोगे? 50/2 25। देखो भैया, आप चूज करो, ये देखो ये सही आंसर नहीं है, सही आंसर नहीं है, लेकिन चूज यही करोगे। क्यों? क्योंकि लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि जब कभी भी क्वेश्चन में 3 ऑप्शन बड़े हैं और एक छोटा है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डिग्री फ़ारेनहाइट हमेशा डिग्री सेल्सियस से बड़ा आता है। सिर्फ -40 को छोड़ दो तो वहां पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, अदरवाइज फ़ारेनहाइट सेल्सियस से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, और बड़ा होता है इसका मतलब है छोटी वैल्यू आएगी डिग्री सेल्सियस की, आंसर फर्स्ट है। बाकी सब वैल्यू बड़ी है इस वजह से।
तो ऐसे भी आपको बिना सॉल्व किए सॉल्व करना आना चाहिए। कब? जब आपके ऑप्शन इस तरह से हो। अगर इस तरह से नहीं है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये लॉजिक भी दिमाग में बैठा के चलना कि फ़ारेनहाइट हमेशा डिग्री सेल्सियस से बड़ा होता है और डिग्री सेल्सियस हमेशा छोटा आएगा। ओके, ये सीख लिया। अब आते हैं अगला। सेकंड है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। लो भाई, और पीछे। अच्छा, ये लो भाई। ठीक है, आगे चलें। ओके, चलो अब आता है डिग्री सेल्सियस केल्विन। ये तो बहुत आसान है। डिग्री सेल्सियस बाई 100 इक्वल्स टू के माइनस 273 बाई 100। यही तो रिलेशन निकाला है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये आ गया -273। डिग्री सेल्सियस निकालना है, केल्विन दिया है 273 घटा दो। केल्विन निकालना है, डिग्री सेल्सियस दिया है 273 जोड़ दो, बस आंसर है। स्पीड में आंसर करना, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। आंसर बताओ। 27 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही। 300 आंसर है। बस कुछ करना ही नहीं, बच्चों वाले क्वेश्चन आप पेपर में आते हैं। अब एक बार आया था बढ़िया क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। कहते सर डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में जरा दोस्ती करा दो। सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से बस, और वो क्वेश्चन क्या है? वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन इक्वल हो जाते हैं? वो टेम्परेचर कौन सा है? ये आपको याद रखना है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि वो कौन सा तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन इक्वल होते हैं। तो वो तापमान है भाई 574.25। ये है वो टेम्परेचर, 574.25। इसको चाहे फ़ारेनहाइट में लिखो चाहे केल्विन में बदलो, दोनों में आंसर सेम देगा। ओके, तो ये बात दिमाग में बैठा लो अच्छे से। चले भाई, तो कन्वर्जन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर ले जाओगे? बता दो भाई जल्दी से। बाकी आपको नोट्स हमने दे ही दिए हैं। फिर पढ़ें, हीट फ्लो कराते हैं। जल्दी से बताओ, कन्वर्जन तक कोई समस्या? अगर नहीं है तो हीट को फ्लो करा दें। अरे बोलो भाई। नो समस्या, आगे बढ़े। चलो, अब आते हो ऊष्मा प्रवाह। अब एक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी जल्दी आंसर करते जाना भाई स्पीड में। पहला, पानी क्यों फ्लो करता है? पानी क्यों फ्लो करता है? सर कॉमन सेंस है, हाइट का डिफरेंस होता है इसलिए पानी फ्लो करता है। करंट क्यों फ्लो करती है? सर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है इसलिए करंट फ्लो करती है। तो हीट क्यों फ्लो करती है? सर टेम्परेचर डिफरेंस होता है इसलिए हीट फ्लो करती है, यानी कि तापांतर। हीट फ्लो क्यों करती है? क्योंकि तापांतर होता है, इसी वजह से करती है। अच्छा सर, समझ गए। अच्छा, हीट हमेशा किधर से किधर फ्लो करती है? तो सर आप बताओ, पानी किधर से किधर फ्लो करता है? भैया पानी ऊपर से नीचे आता है। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आता है। तो हीट उच्च तापमान से निम्न तापमान पे आएगी, उच्च ताप से निम्न ताप पे आएगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर आएगी हमेशा। अच्छा सर, तीसरा, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही तेज क्या होगा? फ्लो करेगा हीट। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बता तो दिया भैया रिलेशन, पीछे बता तो आए। स्लो चल रहा क्या नेट? 2 मिनट हो गए बताए, क्वेश्चन भी करा दिए। चलो, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? हीट क्यों फ्लो करती है? सिंपल सा लॉजिक है,
ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर के कारण ऊष्मा प्रवाहित होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाती है, और जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना तेज हीट फ्लो। सर ये तीसरा वाला समझाओ जरा कैसे। एग्जांपल बहुत आसान। गर्मियों में आपको गर्म पानी दिया जाए तो वो जल्दी ठंडा नहीं होता, लेकिन सर्दियों में वो गर्म पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। कारण कारण सर बहुत आसान है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, सर्दियों में टेम्परेचर है रूम का 10 डिग्री सेल्सियस, तो 100 और 10 डिफरेंस कितने का 90, तो पानी जल्दी ठंडा हुआ है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, कमरे का तापमान है 40, पानी तो अभी भी 100 पे ही उबला है, तो अब टेम्परेचर डिफरेंस है 60, टेम्परेचर डिफरेंस कम, हीट फ्लो क्या हो गया, स्लो हो गया। इसीलिए गर्मियों में चीजें धीरे धीरे ठंडी होती हैं और विंटर्स में तुरंत हो जाती हैं। ये लॉजिक काम करता है। ओके चलो भाई आगे आते हैं। हीट फ्लो करती क्यों है ये समझ गए। सर हीट फ्लो के 3 मेथड होते हैं, वो समझाइए कौन कौन से। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। चालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों को समझते हैं बड़ा डिटेल में। आओ भाई सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन यानी कि चालन के बारे में। ओके चलो भाई कंडक्शन को देखते हैं। जितने पॉइंट बता रहा हूं बस उतने पढ़ लेना, उससे बाहर नहीं आएगा पेपर में। पहला, कंडक्शन किसमें होता है, ओनली इन सॉलिड्स, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ ठोस पदार्थों में होता है, और स्पेशली ये होता है कंडक्टर्स में, चालक पदार्थों में। तो सॉलिड कंडक्टर जो कि मेटल होते हैं उसमें ये आपको आसानी से देखने को मिलता है, और सिर्फ सॉलिड में होता है। इसमें होता क्या है, इसमें मैटर के पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हटते, यानी कि जो पदार्थ के कण हैं मैटर पार्टिकल्स कांट डिस्प्लेस्ड, पदार्थ के कण अपनी जगह से नहीं हटते, इवन वो क्या करते हैं, हीट को वन पार्टिकल टू अनदर ट्रांसफर करते रहते हैं, एनर्जी को या फिर हीट को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर। ओके भाई, ये सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है। जैसे आपके पास एक मेटल का रॉड है, आप उसको आप इस तरफ से गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो मेटल के रॉड में जो पार्टिकल हैं ये अपनी जगह से नहीं हिलते, ये अपनी जगह रहते हैं। बस इसको हीट मिली, इसने पड़ोसी को, तो उसने उसको 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 ऐसे करते 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 दूसरे कॉर्नर तक हीट को पहुंचा देते हैं, और ये एक फास्ट प्रोसेस होता है, ये एक तेज प्रोसेस होता है, जिससे कि लोहे की चीजें या कंडक्टिंग मटेरियल बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। आपके घर में बर्तन है, अब आपने देखा होगा कि बर्तनों में जब खाना बनता है तो आग तो आप सिर्फ नीचे वाले सरफेस को देते हो, लेकिन ऊपर टच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कंडक्शन से हीट को बहुत तेजी से फ्लो कराता है और पूरा का पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। इसीलिए बर्तनों में जो हैंडल लगाए जाते हैं वो या तो लकड़ी के होते हैं या तो हार्ड फाइबर के होते हैं, जिससे कि हीट फ्लो उसमें होता नहीं है और वो आसानी से आप उसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि आप भी एक अच्छे कंडक्टर हैं। इसीलिए तो कंडक्शन वो मेथड होता है जो सिर्फ सॉलिड में होता है और स्पेशली कंडक्टर्स में होता है, चालक पदार्थों में। इसमें मैटर के पार्टिकल खुद नहीं चलते, वो सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं
वन पार्टिकल टू अदर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना। बोलो भाई, चढ़ गया कंडक्टर? कंडक्शन का मेथड समझ में आ गया? सिर्फ सॉलिड में होगा, ये याद रखिएगा। ओके, चलो भाई नेक्स्ट आते हैं, एक बार और रिपीट करते हैं। चलो, कंडक्शन यानी कि चालक वो पदार्थ होता है, चालन वो मेथड होता है, सॉरी, चालन वो मेथड होता है जो सिर्फ और सिर्फ ठोस पदार्थों में होता है और स्पेशली चालक पदार्थों में होता है जो कि धातुमय होती हैं। इसमें पदार्थ के कण खुद नहीं चलते, वो सिर्फ और सिर्फ एक कण से दूसरे कण तक ऊष्मा तब तक भेजते रहते हैं जब तक वो दूसरे कॉर्नर तक ना पहुंच जाए, और ये बहुत तेजी से होता है। और लोहे जैसी चीजों में, धातुओं में ये बहुत तेजी से ऊष्मा प्रवाह का कारण है। तो धातुएं ऊष्मा प्रवाह बहुत तेज क्यों करती हैं? कारण है कंडक्शन यानी कि चालन। ये एक बढ़िया मेथड है। आगे बढ़े, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यानी कि संवहन। इसमें क्या होता है भाई? ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ आपको फ्लूइड्स में देखने को मिलेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ तरल पदार्थों में। और आपको पता है तरल दो प्रकार के होते हैं भैया, एक होता है लिक्विड, द्रव, और दूसरा होता है गैस। तो द्रव और गैस में जो हीट का फ्लो होता है वो प्रोसेस कहलाता है कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें मैटर के पार्टिकल खुद, यानी कि पदार्थ के जो कण है, मैटर पार्टिकल्स हैं, वो खुद हीट को लेकर फ्लो करते हैं। तो इसमें पदार्थ के कण खुद क्या करते हैं? ऊष्मा को लेकर स्वयं उड़ जाते हैं और हीट को फ्लो लेकर जाते हैं। इसमें मास का लॉस होता है, मास का लॉस होता है, द्रव्यमान में कमी आती है। ठीक है, ये आपका सिंपल सा प्रोसेस होता है। जैसे आप पानी को उबालिए, आप पानी ज्यादा देर तक उबालोगे तो पूरा पानी भाप बन के उड़ जाएगा। तो पानी में ऐसा क्या हुआ कि भाप बन के उड़ गया? क्योंकि भैया पानी जब उबलता है तो वो कन्वेक्शन का प्रोसेस दिखाता है, क्योंकि लिक्विड है। तो पानी के जो पार्टिकल हैं वो खुद ऊष्मा को लेकर हवा में जा रहे हैं, तो धीरे 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 पूरा पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो द्रव्यमान में भी कमी आती है और साथ ही साथ पदार्थ के कण भी खत्म हो जाते हैं। तो ये आपको आपकी डेली लाइफ में हर उस जगह दिखेगा। जैसे दूध गर्म करते हो तो उससे पानी भाप बन के उड़ता है, चाय बनाते हो पानी भाप बन के उड़ता है, समुद्र में जो नमक आपको मिलता है वो कैसे मिलता है? कन्वेक्शन से ही तो मिलता है। पानी भाप बन के उड़ता है, बादल बनते हैं। बादल क्यों बनते हैं? कन्वेक्शन की वजह से, क्योंकि पानी खुद उड़ता है भाप बन के। हवाएं चलती हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, समुद्री हवाएं, स्थलीय हवाएं। तो वो क्यों चलती हैं? क्योंकि जब हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे आती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? कन्वेक्शन के प्रोसेस हैं। तो संवहन आपको हर उस जगह दिखेगा जहां ऊष्मा किसी द्रव या गैस के द्वारा प्रवाहित की जा रही है। तो इसमें पदार्थ के कण खुद ऊष्मा को लेकर जाते हैं और अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर लेते हैं और द्रव्यमान में भी कमी आ जाती है। बोलो भाई, कन्वेक्शन क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है कन्वेक्शन को लेकर? जल्दी से बताओ। ओके, चलो भाई, इसके बाद आता है तीसरा मेथड, रेडिएशन। रेडिएशन यानी कि विकिरण।
विकिरण यानी कि रेडिएशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ छोटा सा पॉइंट समझना है। क्या? रेडिएशन, पहली बात तो इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए चलने के लिए, नो नीड एनी मीडियम। टू फ्लो, चलने के लिए किसी भी तरह का माध्यम नहीं चाहिए। पहला पॉइंट तो ये याद कर लो। दूसरा, ये फास्टेस्ट प्रोसेस है, फास्टेस्ट प्रोसेस है, सबसे तेज होता है। तीसरा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलता है, इसलिए इसका स्पीड कितना होता है? लाइट की स्पीड से चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इस स्पीड से ये मूव करता है। इसके एग्जाम्पल क्या बनते हैं? जैसे आपके घर में लगा हुआ बल्ब, आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है वो बल्ब कमरे का तापमान बढ़ा देता है ना? क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि उससे रेडिएशन के द्वारा ऊष्मा निकल रही है और वो ऊष्मा कमरे का तापमान बढ़ाती है। दूसरा, हमारा सूरज, हमारा सूरज क्या हमें सिर्फ लाइट देता है? नहीं, साथ में ऊष्मा भी देता है ना? तो इसी वजह से कैसा प्रोसेस वहां यूज होता है? रेडिएशन। उसमें कोई माध्यम नहीं होता, निर्वात से होता हुआ रेडिएशन हमारी पृथ्वी तक आ जाता है। तीसरा, आपके घर में लगा हुआ इलेक्ट्रिक हीटर, आपके घर में जो हीटर लगा हुआ है वो भी रेडिएशन से ही गर्म होता है और आपके आसपास की चीजों को गर्म कर देता है। तो यहाँ पर आप रेडिएशन का प्रोसेस देखते हैं, सिंपल सा। ओके, अब यहाँ से एक बढ़िया सा क्वेश्चन आता है पेपर में। कहते हैं सर ये बताइए कि हमारी पृथ्वी जो है नॉर्मल नाइट्स के कंपैरिजन में बादलों वाली रातों में ज्यादा गर्म क्यों हो जाता है? एटमॉस्फेयर, हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो नॉर्मल नाइट्स के कंपैरिजन में बादलों वाली रातों में ज्यादा गर्म क्यों होता है? उसका कारण क्या है? आइए समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ पे सूरज है, अब सूरज ने पूरा दिन क्या किया है? पृथ्वी को उष्मा दी है, लाइट दिया है और उष्मा दिया है। कैसे? रेडिएशन करके। अब जब रात हो जाती है, सूरज चला जाता है, तो वही उष्मा पृथ्वी क्या करती है? बाहर रिलीज करती है, वही उष्मा बाहर वो रिलीज कर देती है, जिससे कि हमारा आसपास का तापमान थोड़ा ठंडा हो जाए। लेकिन दिक्कत कब आती है? जब बादल आ जाते हैं, जिस रात में बादल आ जाते हैं। तो जब भाई पृथ्वी पर बादल आते हैं तो जब वो हीट जा रही होती है तो वो बादल उस रेडिएशन वाली हीट को रोक लेते हैं, रोक लेते हैं तो वो हीट हमारे एटमॉस्फेयर में ही टहलने लगती है। इस वजह से हमारे आसपास का वातावरण बढ़ जाता है। तो ऊष्मा चाहे आ रही हो चाहे पृथ्वी बाहर निकाल रही हो, सब में मेथड क्या है? रेडिएशन ही है। ये याद रखना बस। रेडिएशन यानी कि विकिरण के द्वारा ही पृथ्वी भी ऊष्मा बाहर निकालती है और सूरज भी। ये आपका सिंपल सा प्रोसेस होगा। बोलो भाई, क्लियर? तो आपको तीनों प्रोसेस समझ में आ गए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। बताओ भाई, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछो। हाँ भाई, जल्दी बताओ। सबको समझ में आ गया? वैक्यूम का मतलब निर्वात, जहां कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, वो है निर्वात। विदाउट एनी मीडियम, माध्यम ही ना हो। रेडिएशन यानी कि विकिरण वो प्रोसेस होता है जिसमें बिना माध्यम के रिक्वायरमेंट के हीट फ्लो करती है। पहला, ये फास्टेस्ट प्रोसेस है,
हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में फ्लो करती है। बल्ब, सनलाइट और इलेक्ट्रिक हीटर में आपको देखने को मिलती है और बिना माध्यम के चलती है। ओके, चलो भाई आगे बढ़े। किरणें आती हैं तो विंड तो होगी। अरे प्यारे भैया, सूरज से जब आती हैं तो कहाँ होती है? रास्ते में भी हवा रखवाए हो क्या? तुम्हारे यहाँ हवा है पृथ्वी पे, बाकी वैक्यूम में थोड़ी ना है। सूरज से हम लोग इतने लाख किलोमीटर दूर हैं, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल तो कुछ ही किलोमीटर पे है, बाकी तो निर्वात है। तो वो सारा का सारा ऐसे ही चला आ रहा है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। चलो, अब आते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है परम शून्य। कल आपको बताया था हमने, जब केमिस्ट्री का पहला क्लास लिया था, वहां पे आपको बताया था एब्सोल्यूट जीरो पे आपको नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर मिलती है। तो परम शून्य ताप जो होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है भाई? परम शून्य ताप जो होता है वो होता है लोवेस्ट टेम्परेचर जो आज तक हमने प्राप्त किया है। इससे कम हम नहीं पहुंच पाए। ये है न्यूनतम तापमान जो हमने आज तक प्राप्त किया है। ठीक है भाई। अच्छा, ये होता है लोएस्ट टेम्परेचर। कितना होता है? ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। इसको आप -273 डिग्री सेल्सियस लिखिए या 0 केल्विन लिखिए। यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर मैटर के पार्टिकल जो हैं, यानी कि जो पदार्थ के कण हैं, वो मोशन करना बंद कर देते हैं। मोशन करना बंद कर देते हैं। बस ये तीन बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो परम शून्य ताप यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होता है जहां तक हम आज तक पहुंच पाए, लोवेस्ट टेम्परेचर। और इसको हम लोग -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टेम्परेचर पर अगर आप पहुंचते हैं तो पदार्थ के कण गति करना बंद कर देते हैं। ओके, अच्छा भाई, अब यहाँ से एक ट्रिक क्वेश्चन आता है कि अगर लोवेस्ट टेम्परेचर ये है तो हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होता है? हाँ भाई, अगर लोवेस्ट टेम्परेचर है ये, तो हाईएस्ट टेम्परेचर बताइए कितना? 100? 10, बहुत बढ़िया भाई। हाईएस्ट टेम्परेचर है इनफाइनाइट, अनंत, उसकी कोई लिमिट नहीं है। उच्चतम तापमान की कोई लिमिट नहीं है, ये याद रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद आता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी का त्रिक बिंदु। ये भी आपसे एनडीए ने पूछा है, इसलिए याद रख लो सारी वैल्यू। पानी का त्रिक बिंदु। अब ये क्या होता है सर? बहुत आसान, ध्यान से सुनिए। आपकी पृथ्वी पर जीवन क्यों है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन सा? सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है, आइस के रूप में। किस तापमान पर? 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर। लिक्विड में भी पाया जाता है, किस रूप में? वाटर के रूप में, नॉर्मल टेम्परेचर पर। ठीक है भाई। अच्छा, ये हमारा गैस स्टेट में भी पाया जाता है, किस रूप में? वेपर के रूप में। किस टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेल्सियस और उसके ऊपर। लेकिन ये सारे ही स्टेट ऑफ मैटर अलग अलग तापमान पर मिल रहा है।
क्या कोई ऐसी चीज है जो एक ही तापमान पर तीनों स्टेट एक साथ दिखा दे? हाँ, पानी, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों एक साथ हो सकता है। एक ऐसा टेम्परेचर भी है और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, पानी का त्रिक बिंदु कहते हैं। ये है पानी का त्रिक बिंदु। यहाँ पे पानी बॉयल भी हो रहा है, यहाँ पर पानी लिक्विड भी है और यहाँ पर पानी सॉलिड भी है। तो सर ये कब देखने को मिलता है? इसके लिए आपको एक फिक्स टेम्परेचर और साथ में एक फिक्स प्रेशर की नीड होती है। तो वो फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर क्या होते हैं भाई? वो टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 केल्विन। सिर्फ टेम्परेचर से काम नहीं चलेगा, प्रेशर करना पड़ेगा 0.006 atm, यानी कि एटमॉस्फेयर का इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर हो जाए तो बस खेला हो जाएगा और पानी तीनों स्टेट में एक साथ दिख जाएगा। बोलो भाई, समझ में आ गया? क्लियर? एनीवन हैव एनी डाउट तो बताओ। नहीं है डाउट? जहां तक क्लियर है कहानी पूरी बढ़िया से? अरे बोल तो दिया करो भाई, यस नो कुछ तो बताओ, लगे यहाँ जिंदा हो यहाँ। नहीं आया तो बता दो, आया तो बता दो। चलो ये हो गए छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद आपका पार्ट बचता है स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। आइए भैया स्पेसिफिक हीट के पास आते हैं। स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। अरे नोट काहे करते हो भैया, जब हम लिखा लिखाया दे रहे हैं? इतना समय कैसे लाते हो तुम लोग, हमें समझ ही में नहीं आता है। जब आपको लिखा लिखाया एट इट इज मिल रहा है तो क्यों नोट करने में टाइम वेस्ट करते हो? सीखो ना 1 घंटे आराम से बैठ के, क्या दिक्कत है? कोई स्क्रीनशॉट के पीछे पड़ा है, कोई नोट करने के चक्कर में पड़ा है। अरे भाई सीखने के चक्कर में भी पढ़ो। नोट तो 12th तक करते ही आए हो, अब भी अगर नोट ही करोगे तो कैसे काम चलेगा? अगर हमें नोट ही कराना होता तो हम ब्लैंक पेज लेकर आते। हम क्यों इतनी कहानी अपनी मेहनत कर रहे हैं भाई घर पे? या तो हम पागल हैं जो हम इतनी कहानी लिख लिख के आपको दे रहे हैं, जब आप ही को नोट करना तो हम यही लिखा दिया करें। भाई आपको लिखा लिखाया मिल रहा है, बाईलिंगुअल मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आपकी लैंग्वेज में नहीं है। तो आप सिर्फ पढ़ो, क्योंकि आप अब उस स्पेस में नहीं हो कि आप नोट करके फिर घर में पढ़ोगे। एक एक सेकंड आपका कीमती है जिनको सिलेक्शन चाहिए, इसलिए अपने एक एक सेकंड का सदुपयोग करिए। वीडियो भी अवेलेबल है, नहीं समझ में आ रहा दोबारा देख लो, तिबारा देख लो, रिकॉर्डेड सेशन भी मिल रहे हैं, इतनी सुविधाएं मिल रही। ऑफलाइन से ऑनलाइन में आपको कितना फायदा मिल रहा सोचो। जितनी बार चाहो उतनी बार क्लास देखो, जितनी बार चाहो उतने नोट्स डाउनलोड कर लो, सब कुछ तो मिल रहा है। बशर्ते समस्या समय की है, बचाइए समय भैया, सीखिए। ओके चलो, अब आते हैं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट हर पदार्थ की अपनी अलग अलग होती है। और ये कहता क्या है? बहुत आसान सी चीज, किसी भी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का, ध्यान से सुना, किसी भी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊष्मा चाहिए वो उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। The amount of heat required to raise the temperature of unit mass of any substance by 1 degree Celsius is called specific heat of that particular substance.
तो आपको सिंपल सा क्या करना है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को लेना है। हर पदार्थ के लिए अलग अलग होगा, पहले बता दिया। यूनिट मास लेना है, एकांक द्रव्यमान, चाहे आप 1 ग्राम ले लो, चाहे 1 किलोग्राम ले लो। तो उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी वो उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। ओके, बस सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। Q इक्वल्स टू एम सी, कुछ किताबों में एस भी लिखा होता है तो ध्यान से देख लेना, इंटू डेल्टा टी। एम सी डेल्टा टी या फिर एम एस डेल्टा टी, दोनों ही आपका स्पेसिफिक हीट होते हैं। ओके भाई, अब यहां से आता है इसका फॉर्मूला। तो स्पेसिफिक हीट बराबर Q बाय एम इंटू डेल्टा टी। यूनिट बनती हैं जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ओके, कैलोरी में चाहो कैलोरी में बना सकते हो। ओके, अब यहां से आता है किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है और किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम होती है। तो आपको सीधा याद रखना है भैया, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत होती है। पानी का विशिष्ट ऊष्मा होती है 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको 4200 जूल ऊष्मा देनी पड़ेगी। इससे कम में पानी गर्म नहीं होगा, ये समझ लो। आपके पास 1 किलो पानी है, उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो 4200 जूल ऊष्मा देनी पड़ेगी। ये हो गया भाई इसका सिंपल सा। अब आता है मिनिमम किसकी होती है, तो मिनिमम होती है भैया मर्क्यूरी की। मिनिमम किसकी होती है, मर्क्यूरी यानी कि पारा। एंड लेड, तो पारा और लेड इनकी क्या होती है, मिनिमम में आती, बहुत कम है इन लोगों की। ओके, ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अरे सुन तो लो, पूरा तो सुना करो। चार्ट लेड का है, इसका है, उसका है, ठीक है। चलो, ये हो गया, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद गोल्ड का भी बहुत कम होता है, गोल्ड भी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये आपको सिंपल से पॉइंट याद रखने बहुत जरूरी हैं, ये सारी चीजें आपके पेपर में पूछी जाती है। तो स्पेसिफिक आज तक रखें। अब आपको नेक्स्ट में पढ़ाएंगे लेटेंट और थर्मोडायनेमिक्स के लॉस, तो वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना तैयार करिएगा, कहीं आपको कोई डाउट लगे तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए भाई, आज के लिए सेवा इतनी रखते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।